तो हेलो दोस्तों। सीखने सिखाना की प्रक्रिया में आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले तो बता दो कि यहाँ पर मैं ये खोल कर क्या बैठा हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पर मैं ये खोल कर इस प्रकार से क्या बैठा हुआ हूँ। तो ये भाई पॉलिटिकल नोट्स है, मेरा खुद का पॉलिटिकल नोट्स है यहाँ पर, जिसको मैंने बनाया है। और आप अगर एनसीईआरटी पढ़े हो नहीं पढ़े हो, एम लक्ष्मीकांत के बारे में जानते हो नहीं जानते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में कि जो भी मान लीजिए, जो भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है पॉलिटी में, चाहे वो एनसीईआरटीज़ हो चाहे वो पॉलिटी हो, और सारा मैंने सार निकाला हुआ है। उसका सार सारा का सारा ये है, जो मैं आपको देने वाला हूँ वो सारा का सारा सार ये है। तो ये सार है पूरा का पूरा, यहीं पर मैं आपको देने वाला हूँ। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप इसे पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, इसे पूरी तरीके से घोट जाना कहते हैं ना, घोट जाते हैं पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से 10+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे। केवल इस नोट से मैं कह रहा हूँ, केवल इस नोट्स से आप 10+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो क्यों ना इसे अच्छे तरीके से कवर किया जाए। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं और प्रत्येक लाइन बाय लाइन को अच्छे तरीके से समझते चलते हैं। और आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हो, आप चाहे तो, या फिर मैं अगर क्या करूँगा कि आपको मैं प्रोवाइड भी करवा सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं पहले। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम यही सवाल उठता है कि संविधान क्या होता है, कैसे काम करता है, संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान के बिना क्या मतलब हम नहीं रह सकते हैं। संविधान के बिना भी तो कई लोग रहते हैं ना। तो क्या संविधान लिखने की ज़रूरत थी? कई लोग तो बिना लिखे हुए चला रहे, जैसे कि ब्रिटेन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर क्या? तो ये सब तो, ये सारा का सारा तो आगे वाली बात आती है सारा। लेकिन फिर भी एक संविधान की एक जो परिभाषा होती है, प्रॉपर परिभाषा होती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि संविधान में बहुत सारे आपको प्रावधान मिलेंगे कि ये प्रावधान हो गया है, आर्टिकल 17 ये कहती है, आर्टिकल 16 ये कहता है, आर्टिकल 15 ये कहती है। इसी प्रकार सारे के सारे ये प्रावधान लिखे होते हैं, सारे के सारे प्रावधान आपको लिखे होते हैं। इसे आप संविधान कह सकते हैं कि ये सामूहिक रूप से हम संविधान इन्हें कह देते हैं, पूरे के पूरे संग्रह को हमने संविधान कह दिया। अब एक राज व्यवस्था आ जाता है। तो राज व्यवस्था, कोई लोग तो कह देते हैं कि संविधान राज व्यवस्था में कोई अंतर नहीं होता है, कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं अंतर होता है भाई। तो राज व्यवस्था में और संविधान में एक अंतर क्या होता है, एक जो अंतर मेंटेन किया जाता है, अंतर क्या हो सकता है राज व्यवस्था में। तो अगर राज व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उनको सामूहिक रूप से राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप संविधान को लागू करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, व्यवहारिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। व्यवहारिक मुद्दों का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी प्रावधान को लागू करते हो तो इससे संबंधित बहुत सारे व्यवहार में चीज़ें आती है कि ये हो गया, फिर ये हो गया, हो सकता है कानून में कोई संशोधन करना पड़ा, हो सकता है कोई नई कानून लाना पड़ा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो व्यवहारिक प्रयोग से इसका संबंध है राज व्यवस्था का। और व्यवहारिक जब आप प्रयोग करते हो ना, तो उसके सारे के सारे जो भी विषय उभर कर सामने आते हैं, जो भी मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन सारों को सामूहिक रूप से हम क्या कह देते हैं, राज व्यवस्था कह देते हैं। तो एक प्रॉपर डिफिनेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान और राज्य व्यवस्था में ही अंतर होता है कि संविधान केवल प्रावधानों का संग्रह है, जबकि जो राज्य व्यवस्था होता है वो लागू करने के जो क्रम में जो व्यवहारिक मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसको सामूहिक रूप से हम राज्य व्यवस्था कह देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी। केवल ये संविधान में प्रावधान दिया गया कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी। लेकिन यहीं अगर राज्य व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, राज्य व्यवस्था के परसेप्शन से अगर देखा जाए तो क्या होगा, अस्पृश्यता क्या है, क्या हमें दंड देना होगा, ये सारा का सारा डिसाइड यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बारे में कौन यहाँ पर कानून बनाएगी, तो कानून बनाने की शक्ति हमेशा, कोई भी कानून बनाने की कभी भी
शक्ति किसकी होती है? पार्लियामेंट ही कानून बनाती है। तो जब पार्लियामेंट कानून बनाएगी तब यहाँ पर सारा चीज़ डिफाइन हो जाएगा। और कभी कभी आपको आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, तो ये हमेशा गलत होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी चीज़ को डिफाइन करता ही नहीं है, वो तो प्रावधान कर देता है केवल कि ये प्रावधान मैं कर देता हूँ बस। सारा चीज़ डिफाइन करने का काम किसका होता है? तो पार्लियामेंट का होता है। और एक होता है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी आते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी बहुत सारे प्रावधानों की व्याख्या करते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, फिर भी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या करते हैं। अब तीन तरह की संस्थाएं वैसे तो होती नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखी हुई है असंवैधानिक जैसा कुछ नहीं होता है, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो तीन तरह की संस्थाएं होती है, तीन तरह की संस्थाओं को हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। एक होती है संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है? संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है कि जिसके बारे में संविधान में कहीं ना कहीं उल्लेख है, संविधान में इसका उल्लेख है, तो वो संवैधानिक संस्था है। और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है वो संविधानेतर संस्था है। अब संविधानेतर संस्था में या फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं में दो प्रकार की संस्थाओं के रूप में इसे बांट दिया गया है। एक संविधिक संस्थाओं के रूप में इसे बांट दिया गया है और एक इसे कार्यकारी संस्थाओं के रूप में इसे बांट दिया गया है। अब संविधिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है और कार्यकारी संस्थाओं का मतलब क्या होता है? संविधिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर संविधिक संस्थाओं का मतलब क्या होता है कि इसके लिए देखो, पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बना रही है, पार्लियामेंट का अगर कोई भी कानून है तो सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं होंगी। और सारी की सारी सारी की सारी संविधिक संस्थाएं होंगी और सारी इसे स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं। और वहीं अगर बात करें केवल मतलब ऐसे ही बना दिया है, कार्यपालक शासनादेश के द्वारा बना दिया कि चलो एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है, चलो इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए कोई एक्ट हम नहीं लेकर आते हैं, इसके लिए कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये कार्यकारी संस्था हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इससे एग्जाम्पल होता है नीति आयोग। अब नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है और ना ही ये संविधिक संस्था है, क्योंकि इसके बारे में ना संविधान में कहीं उल्लेखित मिलेगा आपको, ना ही कहीं एक्ट में मिलेगा। बस कार्यपालक शासनादेश के द्वारा इसे बना दिया गया है और यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा समझ में आपको आ गया होगा कि संस्थाओं में क्या अंतर होता है, कितनी तरह की संस्थाएं होती है। बस इतना ही करना है, इससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से जान लेना है। यही इसी प्रकार से अब कोई भी संस्था आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन संविधानेतर संस्था है, कौन गैर संविधानेतर संस्था है, सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान, यहाँ पर देखिए। अब संविधान यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर। अब संविधान को आप कई भागों में बांट सकते हो। देखो, संविधान को अब मान लीजिए, अब संविधान बहुत बड़ा पुस्तक मानकर चलिए है, तो बहुत बड़ा पुस्तक है तो उसको हमने बहुत सारे भाग में डिवाइड कर दिया कि भाई ये बहुत सारा भाग है तुम्हारा, तो बहुत सारा हमने भाग में डिवाइड कर दिया इसे। और बहुत सारा भाग में तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, भाग को भी तो बांटेंगे ना। अब भाग भी बहुत बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, भाग को भी हमने चैप्टर में डिवाइड कर दिया कि दिस इज़ द चैप्टर यहाँ पर, तो चैप्टर में हमने डिवाइड कर दिया। अब चैप्टर को हम क्या करेंगे, आर्टिकल में डिवाइड कर देंगे कि भैया ये आर्टिकल आपका है। आर्टिकल को फिर क्या करेंगे, जब बहुत बड़ा आर्टिकल है तो बहुत बड़े बड़े आर्टिकल को भी, तो क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि बल्कि नहीं बनाना है हमें। अगर बल्कि नहीं बनाना है संविधान को तो इस प्रकार से हमें काम करना होगा, हमें बांट बांट कर काम करना होगा। तो बांट बांट कर काम करने के लिए इस प्रकार से ये पूरा बांटा गया, बांटने का खेल किया गया है। तो अब आर्टिकल जो होता है, इस आर्टिकल को अनुच्छेद कहा जाता है, या फिर आर्टिकल को हम क्लॉज में बांटेंगे। और क्लॉज को हम क्या इसमें बांटेंगे, क्लॉज को हम सब क्लॉज में बांटेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा बंटवारा होता है। इस प्रकार से संविधान को हमने भाग में बांटा, फिर भाग को हमने अध्याय में बांटा, और अध्याय को हमने अनुच्छेद में बांटा, और अनुच्छेद को हमने क्लॉज में बांटा, और क्लॉज को हमने सब क्लॉज में बांट दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से सारा खेल चलता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो शेड्यूल के बारे में नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि शेड्यूल एक ही बात होती है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल संविधान का, शेड्यूल मतलब संविधान का है, या फिर कि मतलब शेड्यूल का एक मतलब बेसिक मतलब क्या होता है, शेड्यूल का आखिर क्या समझते हैं शेड्यूल से।
तो देखो, संविधान क्या होता है ना कि संविधान हमने कहा शुरुआत में कि संविधान प्रावधानों का संग्रह है। तो वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल का मेंशन होता है कि ये आर्टिकल ये कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 17 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है, इस प्रकार से कहता है। लेकिन वहीं पर आप क्या करोगे कि वहीं पर आप सारा डिफिनेशन, वहीं पर सारा चीज़ आप देने लग जाओगे, पूरा इलोबोरेशन इलोबरेशन पूरा पूरा आप वहीं पर करने लग जाओगे, तो क्या होगा, वहाँ पर पूरा का पूरा संविधान ही बल्कि आएगा, बल्कि मालूम पड़ेगा उसको। तो कौन स्टडी करेगा और कौन क्या एथी करेगा वहाँ पर। तो इस प्रकार से कोई नहीं चाहता है, बल्कि बनाना कोई नहीं चाहता है, इस प्रकार से। तो इसीलिए हमने क्या किया है ना कि यहाँ पर जो भी मतलब प्रावधान है, तो उस प्रावधान के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या अगर कहीं पर देनी है तो हम शेड्यूल में दे देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अनुसूची या फिर शेड्यूल संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। किसी भी प्रावधान की व्याख्या करती है ये। हमेशा शेड्यूल किसी न किसी प्रावधान की हमेशा व्याख्या ही करती है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से शेड्यूल का मतलब ये होता है। तो हमने देखा कि संविधान का मतलब क्या होता है, भाग, अध्याय, अनुच्छेद। क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब क्लॉज का मतलब क्या होता है, कैसे इसे बांटा गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या होता है, कैसे यहाँ पर दोनों अलग है। हमने एग्जाम्पल के द्वारा इसे पूरे तरीके से समझा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही अच्छा करते हैं, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, मैं फिर दोहराता हूँ कि इसे आप फॉलो करते रहिए बस। आपको लगभग लगातार इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना है, और लगातार आप जब फॉलो करते रहिएगा ना, तो आपको मैं इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर, मतलब क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा ना कि आप क्वेश्चन देख लेना भाई, यहाँ पर मैं बताने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन आप देख देख सकते हैं, उसके बाद आप पूरी तरीके से। तो चलिए, आज आज तो अभी इतना ही करते हैं। अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे और उसे पूरी तरीके से निचोड़ेंगे, पूरी तरीके से उसे देखने की कोशिश करेंगे क्या है उसमें और क्या नहीं है। तो चलिए, बाय बाय।